नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। निर्वाचन आयोग राज्य में विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया पूरी करने के बाद आज अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन करेगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सुरक्षा व्यवस्था की उच्च स्तरीय समीक्षा करेंगे। बिहार विधान परिषद की रिक्त होने वाली 8 सीटों के चुनाव के लिए मतदाता सूची बनाने का काम आज से शुरू हो रहा है। मतदाता सूची के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 6 नवंबर निर्धारित है। और शारदीय नवरात्र के 9वें दिन आज देवी दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी की हो रही है पूजा अर्चना। मंदिरों, शक्तिपीठों और पूजा पंडालों में भक्तों का लगा है तांता। अब समाचार विस्तार से। निर्वाचन आयोग राज्य में विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया पूरी करने के बाद आज अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन करेगा। इसी सूची के आधार पर विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे। आयोग ने कहा है कि जिला मुख्यालय के साथ साथ विधानसभा क्षेत्र के स्तर पर भी मतदाता सूची उपलब्ध होगी। साथ ही मतदाता सूची आयोग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध रहेगी। विशेष पुनरीक्षण के बाद बिहार की अंतिम मतदाता सूची में गणना प्रपत्र भरने वाले सभी मतदाताओं के नाम शामिल होंगे। इससे पहले आयोग ने 1 अगस्त को प्रारूप मतदाता सूची जारी की थी। प्रारूप सूची से हटाए गए 65 लाख मतदाताओं की सूची भी जारी की गई थी। आयोग ने कहा है कि बिहार के बाद मतदाता सूचियों को संशोधित करने के लिए विशेष अभियान पूरे देश में आयोजित किया जाएगा। पिछला गहन पुनरीक्षण अभियान लगभग 20 वर्ष पहले हुआ था। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आज निर्वाचन आयोग सुरक्षा व्यवस्था की उच्च स्तरीय समीक्षा करेगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। बैठक में राज्य के सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ साथ प्रमंडलीय आयुक्त, आईजी, डीआईजी, जिला पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक शामिल होंगे। आयोग के अवर सचिव नरेश कुमार ने बताया कि बैठक में जिलों में उपलब्ध पुलिस बल, चुनाव को लेकर बनने वाले चेक पोस्ट, सुरक्षा रणनीति तथा नदी और अन्य दुर्गम क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की जाएगी। बिहार विधान परिषद की रिक्त होने वाली 8 सीटों के चुनाव के लिए मतदाता सूची बनाने का काम आज से शुरू होगा। साथ ही आज से ही मतदाता सूची में नाम शामिल करने के लिए योग्य मतदाताओं से आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। जिन सीटों के लिए चुनाव होना है उसमें पटना, दरभंगा, तिरहुत और कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र तथा पटना, दरभंगा, तिरहुत और सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र शामिल हैं। मतदाता सूची के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 6 नवंबर निर्धारित है। प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन 25 नवंबर को होगा, जबकि 25 दिसंबर तक सूची पर दावा आपत्ति किए जा सकेंगे। निर्वाचन आयोग 30 दिसंबर को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन करेगा। विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों के चयन के लिए भाजपा ने बिहार प्रदेश चुनाव समिति का गठन कर दिया है। समिति में प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल समेत 19 नेता हैं। इनमें 15 सदस्य, 1 पदेन सदस्य तथा 3 आमंत्रित सदस्य बनाए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा कार्यकर्ताओं से लोगों तक जीएसटी कटौती का लाभ पहुंचाना सुनिश्चित करने का आह्वान किया है। श्री मोदी दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर नवनिर्मित प्रदेश भाजपा कार्यालय के लोकार्पण समारोह को संबोधित कर रहे थे। हमें सुनिश्चित करना है कि नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स का फायदा सामान्य से सामान्य व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। हमें ग्राहकों को भी जानकारी देनी है और अपने दुकानदार भाइयों को भी जागरूक करना है। जहां हम विपक्ष में हैं, वहां तो हमारी जिम्मेदारी और अधिक बढ़ जाती है। वहां जो सरकार है वो जीएसटी में कमी का पूरा लाभ जनता को दे, ये हमें पक्का करना ही होगा। हमें भारत को आत्मनिर्भर बनाना है और स्वदेशी को अपनाना है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित जीएसटी बचत उत्सव समाज के सभी वर्गों को लाभान्वित कर रहा है। आज हम बात कर रहे हैं खिलौना उद्योग पर जीएसटी दरों में सुधार से होने वाले प्रभावों पर। नए जीएसटी सुधारों के तहत सरकार ने खिलौनों और खेल के सामानों पर जीएसटी की दर 12% से घटाकर 5% कर दी है। इससे उपभोक्ताओं और निर्माताओं को राहत मिलेगी तथा घरेलू खिलौनों का उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। जीएसटी में कटौती से बच्चों के मनोरंजन गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा, जिससे बचपन से ही उनमें खेल प्रतिभा विकसित होगी। इसके अलावा जीएसटी के कम होने से इन वस्तुओं के घरेलू निर्माताओं, खासकर स्थानीय, छोटे और मध्यम उद्योगों को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अपना कारोबार बढ़ाने में मदद मिलेगी। वहीं जीएसटी काउंसिल ने साइकिल पर जीएसटी दर को भी घटाकर 5% कर दिया गया है, जो पहले 12% टैक्स स्लैब में आता था। इससे न केवल साइकिलें रोजमर्रा के यात्रियों, ग्रामीण परिवारों और छात्रों के लिए सस्ती होंगी, बल्कि देश भर में पर्यावरण के अनुकूल आवागमन को भी बढ़ावा देगा। टैक्स में कटौती से साइकिल निर्माण उद्योग को काफी मदद मिलेगी। शिवांग के साथ दिलनशी आरजू, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार सेवा और सुशासन के मंत्र के आधार पर परिवर्तन और प्रगति के लिए अथक प्रयास कर रही है। विशेष श्रृंखला सेवा पर्व में आज हम आपको बता रहे हैं कैसे मोदी सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से भारत के लिए एक आधुनिक, समावेशी और भविष्य के लिए तैयार शिक्षा प्रणाली का निर्माण कर रही है। एक रिपोर्ट। शिक्षा की आधारशिला से एक राष्ट्र अपना भविष्य गढ़ता है और ऐसी प्रतिभाओं को आकार देता है जो पीढ़ियों के भाग्य का निर्माण करते हैं। नरेंद्र मोदी सरकार ने जून 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रस्तुत की। ये 34 वर्षों में पहली शिक्षा नीति थी, जिसका उद्देश्य भारत की शिक्षा प्रणाली में बड़ा परिवर्तन लाकर उसे 21वीं सदी की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इसका उद्देश्य शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराना है। समान शिक्षा का मतलब है स्थान, वर्ग, क्षेत्र के कारण बच्चे शिक्षा से वंचित न रहे। इसलिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का विजन ये है, देश का प्रयास ये है कि गांव, शहर, अमीर, गरीब, हर वर्ग में युवाओं को एक जैसा अवसर मिले। राष्ट्रीय शिक्षा नीति स्कूली और उच्च शिक्षा में पेशेवर और व्यावहारिक कौशल को सम्मिलित कर कौशल विकास को मुख्य धारा की शिक्षा में शामिल करने पर बल देती है। इसमें माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शुरुआत से ही व्यावसायिक शिक्षा से परिचित कराने का भी आह्वान किया गया है। ये नीति बहुभाषावाद को बढ़ावा देती है और भारतीय भाषाओं को जीवंत बनाने का प्रयास करती है। इसमें बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर जोर दिया गया है। साथ ही स्कूलों में शैक्षणिक विषय, पाठ्येतर और पेशों से जुड़े विषय भी अंतर को कम किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने पिछले 5 वर्षों में भारत में एक समावेशी, विद्यार्थी केंद्रित और भविष्य के लिए तैयार करने वाली शिक्षा प्रणाली की नींव रखी है। निरंतर प्रतिबद्धता और सहयोग के साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक ऐसी शिक्षा प्रणाली के लिए प्रतिबद्ध है जो न केवल ज्ञान प्रदान करती है, बल्कि प्रत्येक बच्चे में आत्मविश्वास, जिज्ञासा और क्षमता का पोषण भी करती है। मुकेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_ पटना पर जा सकते हैं। शारदीय नवरात्र के 9वें दिन आज देवी दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी की पूजा अर्चना की जा रही है। मान्यता है कि देवी के महागौरी स्वरूप की आराधना से भक्तों को सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है तथा उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मां का यह स्वरूप अभय, रूप और सौंदर्य प्रदान करने वाला होता है। मंदिरों और शक्तिपीठों में महाअष्टमी की पूजा अर्चना के लिए सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। मंदिरों और शक्तिपीठों में खोइंछा भरने के लिए महिलाओं की अच्छी खासी भीड़ देखी जा रही है। आज के दिन कन्या पूजन का भी विशेष महत्व है। इधर हमारे संवाददाताओं ने बताया कि राज्य के अलग अलग हिस्सों में पूजा पंडालों का आकर्षण देखते ही बन रहा है। पंडालों और पूजा स्थलों पर रोशनी की भव्य सजावट की गई है। राजधानी पटना में पंडालों को प्रसिद्ध मंदिरों और भवनों का रूप दिया गया है। कई स्थानों पर पर्यावरण की सुरक्षा और स्वच्छता का संदेश देते हुए इको फ्रेंडली पंडाल भी बनाए गए हैं।
पटना के डाक बंगला चौराहे पर तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर, एतवारपुर में अयोध्या के राम मंदिर, संपतचक में मथुरा के प्रेम मंदिर, कदमकुआं में देवघर के बैद्यनाथ धाम मंदिर और मीठापुर में काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर की तर्ज पर पंडाल का निर्माण किया गया है। विभिन्न स्थानों पर रामलीला, गरबा और डांडिया महोत्सवों का भी आयोजन किया जा रहा है। पूरा माहौल श्रद्धा और उत्साह के रंग में सराबोर है। उप मुख्यमंत्री सह कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने पटना में बिहार कृषि रेडियो नामक डिजिटल प्रसार प्रणाली की शुरुआत की। इस अवसर पर श्री सिन्हा ने कहा कि किसानों को समर्पित इस विशेष रेडियो प्रसारण का लक्ष्य उन्हें कृषि संबंधी जानकारियों से अद्यतन रखना है। पटना मेट्रो का अंतिम ट्रायल रन कल संपन्न हो गया। आईएसबीटी से 0 माइल होते हुए भूतनाथ स्टेशन तक मेट्रो का 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से परिचालन किया गया। मेट्रो रेल संरक्षण आयुक्त जनक कुमार गर्ग ने इसका निरीक्षण किया। 2 दिनों में ट्रायल रन से संबंधित रिपोर्ट पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को सौंप दी जाएगी। रिपोर्ट मिलने के बाद पटना मेट्रो की उद्घाटन तिथि पर अंतिम फैसला होगा। जहानाबाद जिले के सदर प्रखंड के खैरा गांव निवासी आभास कुमार को युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने युवा आइकॉन के रूप में चयनित किया है। पूर्णिया जिले के पूर्णिया टीकापट्टी SH-65 पर एक तेज रफ्तार कार की चपेट में आने से 2 बहनों की मौत हो गई, जबकि हादसे में एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण ने लिखा है, बिहार को मिली 3 अमृत भारत समेत 7 ट्रेनें, रेल मंत्री ने दिखाई हरी झंडी। हिन्दुस्तान लिखता है, बागमती महानंदा पर 3 बराज को केंद्र की हरी झंडी। प्रभात खबर की सुर्खी है, 8 को दिल्ली में एनडीए की बैठक, बनेगी सीटों पर सहमति। दैनिक भास्कर ने लिखा है, एसआईआर अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन आज। राष्ट्रीय सहारा और आज समेत सभी समाचार पत्रों ने दुर्गा पूजा से जुड़ी खबरों को सचित्र प्रकाशित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। निर्वाचन आयोग राज्य में विशेष कांड पुनरीक्षण की प्रक्रिया पूरी करने के बाद आज अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन करेगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सुरक्षा व्यवस्था की उच्च स्तरीय समीक्षा करेंगे। बिहार विधान परिषद की रिक्त होने वाली 8 सीटों के चुनाव के लिए मतदाता सूची बनाने का काम आज से शुरू हो रहा है। मतदाता सूची के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 6 नवंबर निर्धारित है। और शारदीय नवरात्र के 9वें दिन आज देवी दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी की हो रही है पूजा अर्चना। मंदिरों, शक्तिपीठों और पूजा पंडालों में भक्तों का लगा है तांता। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।